हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके लिए जो वीकली करंट अफेयर हमारी वीकली टाइड के नाम से आती है, बहुत विलंब हो गया इस बार। मैं पहले भी आपको बता चुका था, थोड़ी समस्याएं चल रही हैं अभी, इसकी वजह से यह नियमित नहीं हो पाई। बहुत जल्दी आपको इसको बराबर नियमित समय पे मिलने लगेगी। तो चलिए, आज हम देख लेते हैं। आज की इस वीकली टाइड में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। आज आपको 81 क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो होते हैं, उसके अलावा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होगा। तो कुल मिला के इस मंथ में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें वे कवर कर लिए गए हैं। आगे जो आपको दिसंबर की वीकली टाइड मिलने वाली है, उसमें प्रॉपर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन सारे और उनकी एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो आप लोग नहीं करते हैं, मैं हर बार करता हूं कि प्लीज़ आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किया करिए। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसमें क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना और जो वीक में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं एक सप्ताह के, उनको आपके लिए सिलेक्ट करना, फिर उसको आपके अनुसार मॉडिफाई करना, इन सब में काफ़ी मेहनत होता है। सो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना होता, बस आप जो पढ़ने वाले दोस्त हैं आपको उन तक शेयर किया करिए और पूरी वीडियो देखा करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण से सैकड़ों मामले सामने आए हैं? किस देश में आए हैं? अमेरिका में, चीन में, जापान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? सही उत्तर, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, 3 से 4 सेकंड का हमारे पास समय होता है और इस दौरान आप अपने सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद हम आपको सही उत्तर के साथ साथ इसकी व्याख्या भी बताते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं आपने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। अमेरिका इसका सही उत्तर है। अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के 650 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह प्रकोप दूषित प्याज के कारण हुआ है। हालांकि कोई मौत नहीं हुई है। 100 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दी है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं: अर्जेंटीना, चिली, पेरू और बोलीविया। सही विकल्प आप चुन लीजिए, उसके बाद हम आपको सही उत्तर बता रहे हैं। तो किस दक्षिणी अमेरिका, सबसे पहले यहाँ आप देखिए, जो चारों विकल्प हैं, सबसे पहली बात तो ये चारों के चारों दक्षिणी अमेरिकी कंट्री में है। ज्यादा ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो उसमें सामान्यतः कोई एक देश देगा, यूरोप का, कोई अफ्रीका का, कोई एशिया का और बाकी उस देश का, लेकिन यहाँ पर चारों उसी महाद्वीप के हैं। तो यह प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में जटिल हो जाता है। सही विकल्प क्या होगा? चिली। चिली दक्षिण अमेरिकी एक देश है और जो है यह प्रशांत महासागर जो है उससे लगता हुआ यह देश है। आगे यहाँ मैप अगर ऐड हुआ होगा तो आपको और क्लियरिटी आएगी। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा हैं और हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चों को गोद लेने की अनुमति देने वाला कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समारोह में एलजीबीटी और मानवाधिकारों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। भारत में भी यह मुद्दा काफी उछला था, आप लोगों को याद होगा। सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो यह विश्व का मैप है, यह हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, यह रहा भूमध्य सागर। यहाँ पर ईरान से होते हुए, इराक से होते हुए, सीरिया, इजराइल से भूमध्य सागर में पहुंचे। उसके बाद भूमध्य सागर से आगे बढ़ते हुए हैं, यहाँ पे पुर्तगाल, स्पेन है। इससे आगे बढ़ते हुए इसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इस अमेरिकी महाद्वीप में एक यह अमेरिका, साउथ अमेरिका है। इस साउथ अमेरिका में एक देश है चिली, जो इस तरह से बिल्कुल तटवर्ती देश है। इसकी सबसे लंबी सीमा यहाँ पे दिखेगी। चलिए इसको थोड़ा सा और करीब से हम यहाँ देख लेंगे। यह रहा चिली, ठीक है। हालांकि चिली भी कहते हैं, चिले भी कहते हैं। तो इससे जो प्रश्न आपको जानने चाहिए, यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है यहाँ पे, उससे यह लगा हुआ देश है। चिले की जो सीमा साझा होती है वो पेरू के साथ भी होती है, बोलीविया के साथ भी होती है और अर्जेंटीना के साथ भी होती है। जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे और पूछा भी गया है कई बार कि
दक्षिणी अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती? अब आप यहाँ अगर देख पा रहे होंगे, अर्जेंटीना की भी सीमा लगती है और पराग्वे की भी लगती है, उरुग्वे की भी लगती है, बोलिविया की तो लग ही रही है, पेरू की भी लग रही है, कोलंबिया की भी लग रही है, वेनेजुला की भी लग रही है, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना सब की लग रही है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं सबकी। लेकिन इस महाद्वीप में दो ऐसे भी देश हैं जिनकी सीमा नहीं लगती ब्राजील के साथ। वे कौन से हैं? उनमें से एक देश तो आपका चिले हो गया। चिले की सीमा आप देख रहे हैं, बोलिविया बीच में आ जा रहा है, इसलिए नहीं लग रही है। और एक आपका इक्वाडोर कंट्री है, इक्वाडोर से भी इसकी सीमा नहीं लगती। तो केवल यही दो देश हैं जिनसे इसकी सीमा नहीं लगती, एक इक्वाडोर से और एक चिले से। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव टीपीडी किस देश या संघ से संबंधित है? टेम्पररी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, सही विकल्प का चयन कर लीजिए, बाकी व्याख्या हम बता ही रहे हैं। तो यहाँ पे विकल्प हमारे पास कौन सा है? अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ या फिर नाटो। तो किसका है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने युद्ध के कारण यूक्रेन से विस्थापित हुए लोगों के लिए यूरोपीय संघ के परिषद निर्देश, जिन्हें टेम्पोररी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव कहा जाता है, को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो विस्थापित लोग हैं उनको लेके। हाल ही में खबरों में रहा असैन्य परमाणु साख कार्यक्रम सिविल न्यूक्लियर क्रेडिट प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित? हमारे पास चार विकल्प हैं, अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल। सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। सही विकल्प कौन सा होगा? यहाँ पर अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के जोखिम से बचाने के लिए $6 बिलियन का नागरिक परमाणु साख कार्यक्रम शुरू किया। यह परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में जारी रखने में मदद करता है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने उस कार्यक्रम के लिए प्रमाणन और बोली प्रक्रिया शुरू की थी, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के आर्थिक रूप से संकटग्रस्त मालिकों या ऑपरेटरों को उबारना है। अगला प्रश्न है, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन फिल्म संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा निर्मित की गई है? बांग्लादेश और नेपाल के द्वारा, बांग्लादेश और चीन के द्वारा, बांग्लादेश और भारत के द्वारा, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के द्वारा। सही विकल्प का आप चयन करिए फटाफट। इसमें सही विकल्प भारत और बांग्लादेश है। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन फिल्म पर फीचर फिल्म का 90 सेकंड का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय बांग्लादेश सरकार इस फिल्म के निर्माता हैं। भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और बांग्लादेश के फिल्म विकास निगम FDC ने 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में किस देश ने LGBTQ लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? यहां मैं आपको बताऊंगा आज LGBTQ में कौन से समुदाय आते हैं। खासकर आप समझ सकते हैं कि ये जो कहा जाए तो प्राकृतिक रूप से इनके शरीर में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वही सारे इसमें शामिल होते हैं। वो आप चाहे लेस्बियन की बात करें, चाहे गे की बात करें, ये मूल रूप से प्राकृतिक रूप से विकृत व्यक्ति हैं। तो इनमें हम देखते हैं हमारे पास विकल्प क्या है? फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका सही विकल्प है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने LGBTQ लोगों को रूढ़िवादी राज्यों के कानूनों से बचाने के उद्देश्य से
एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो समलैंगिकों, ट्रांसजेंडर युवाओं और अन्य लोगों के अधिकारों को लक्षित करता है। अब एल जी बी टी क्यू ए आई, ये अगर बात करें हम तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ए आई प्लस है, लेस्बियन आते हैं, गे लोग, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एक्सेसुअल और अन्य लोगों को संबोधित किया जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें सिसजेंडर विषम लैंगिक आदर्शों की अनुपस्थिति होती है। मतलब सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता है और फीमेल का मेल के प्रति। यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रकृति निर्धारित करती है। लेकिन जब इसमें किसी प्रकार से विसंगति उत्पन्न हो जाती है, दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसके अंतर्गत मेल मेल और फीमेल फीमेल इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यह एक विकृति है जिसकी वजह से समाज में तमाम प्रकार के जो है बुनियादी बदलाव आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि इस चीज को लेकर इनकी एक कम्युनिटी है और वे जो सामान्य रूप से प्राकृतिक नियम बनाए गए हैं समाज में, उनको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग देशों द्वारा, अलग अलग विद्वानों द्वारा इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ लोग इनके समर्थन में हैं, कुछ लोग इनके विरोध में हैं। तो इस पे आप डिटेल में कहीं पढ़ सकते हैं या किसी के विचारों को सुन सकते हैं। भारत में LGBTQI समुदाय में एक विशिष्ट सामाजिक समूह, एक विशिष्ट समुदाय हिजड़ा भी शामिल है। उन्हें सांस्कृतिक रूप से या तो न पुरुष और न ही महिला या एक महिला की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एससीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? किसने रखा है? भारत ने, चीन ने, नेपाल ने या फिर बांग्लादेश ने? सही विकल्प का हमें चयन करना है। यहां पे चलिए देखते हैं। चीन ने ऐसा रखा है। भारत और संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहा जाता है, कि अन्य सदस्य देशों ने अगले साल सदस्य देशों की सीमा एजेंसियों के लिए संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेरिटी 2023 आयोजित करने के लिए चीन की एक पहल का समर्थन किया है। यहां देख लें एससीओ क्या है। आपके लिए जानना आवश्यक है कि एससीओ क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे, जो आज एससीओ है या कभी संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था। संघाई 5 1996 में सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला से उभरा, जिसमें 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, ये जो है पूर्व सोवियत संघ के शामिल गणराज्य हैं, चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। यानी कि जो भी देश चीन के साथ सीमा साझा कर रहे थे। 2001 में संगठन उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एचसीओ कर दिया गया, जब इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। तो चूंकि उज्बेकिस्तान डायरेक्टली चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन से देश की सीमा चीन के साथ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लगती है। बात करें भारत की, तो भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने, आस्ताना में बने थे। वर्तमान सदस्य इसमें कितने हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यहां आप देख सकते हैं कौन सा देश अनुपस्थित है तानों में। अफगानिस्तान यहां पर आपको नहीं मिल रहा है, यह ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान नहीं मिला और तुर्कमेनिस्तान भी नहीं मिल रहा है। तो जो हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही, जो नहीं है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह ध्यान रखिएगा। ईरान 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। भारत को वर्ष 2005 में एससीओ में एक पर्यवेक्षक बनाया गया था। इसने आमतौर पर समूह की मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया, जो मुख्य रूप से यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है,
स्पिट्सबर्गन संधि, जिसका हाल ही में खबरों में उल्लेख किया गया था, स्वालबार्ड को किस देश के क्षेत्र का हिस्सा मानता है? सही विकल्प का चयन करना है कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे। देखते हैं यहां आगे सही विकल्प कौन सा है। नॉर्वे इसका सही विकल्प है। स्पिट्सबर्गन संधि या स्वालबार्ड संधि, स्वालबार्ड के आर्कटिक द्वीप समूह पर नॉर्वे की संप्रभुता को मान्यता देती है, जो मुख्य भूमि नॉर्वे और उत्तर ध्रुव के बीच स्थित है। स्वालबार्ड का मुख्य शहर लांगईरबेन 2000 से अधिक लोगों की जनसंख्या वाला पृथ्वी का सबसे उत्तरी शहर है और पृथ्वी पर सबसे तेज गति से गर्म होने वाला शहर भी है। इसमें देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। पूरे विश्व की जो हम टेम्परेचर अनुमान लगा रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर हम चिंता जता रहे हैं कि इतना बढ़ जाएगा, इतना तक संभाल सकती है पृथ्वी। सोचिए यहां 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। स्वालबार्ड आर्कटिक, जो कि उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है, आर्कटिक में स्थित एक द्वीप समूह है। यह यूरोप की मुख्य भूमि से करीब 400 मील दूर नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। स्पिट्सबर्ग इस समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 18वीं शताब्दी में डच और डेनमार्क के कैदियों को सजा देने के लिए एक विकल्प के रूप तौर पर स्वालबार्ड भेजा गया था। उन्हें व्हेल मछली के शिकार में उपयोग की जाने वाली बड़ी नौकाओं को चलाने की सजा दी जाती थी। स्वालबार्ड बाद के वर्षों में एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो गया। स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वाल्ट और ग्लोबल वार्मिंग तथा ध्रुवीय तकनीक पर एक शोध संस्थान स्थित है। वर्तमान में इस द्वीप के 2/3 क्षेत्र को 7 राष्ट्रीय उद्यानों और 23 प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों में बांटकर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यहाँ ध्रुवी भालू, रेंडियर और कुछ समुद्री स्तनधारी पाए जाते हैं। इसका 60% भूभाग ग्लेशियर से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका में किस पद की शपथ ली है? हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की या फिर विदेश मंत्री की। 4 में से कोई एक विकल्प सही है, आप चुनिए फटाफट। यह प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति होने के एक दिन बाद राजपक्षे परिवार के सहयोगी राजनीतिक दिग्गज दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 73 वर्षीय नेता इससे पहले कई कैबिनेट पदों पर रह चुके हैं। अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट के बाद विक्रमसिंघे ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की जगह ली है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं, सिंगापुर, अमेरिका, जापान और यूके। सही विकल्प का आप चुनाव करिए। चलिए हम इसका व्याख्या इसकी देख लेते हैं। सही विकल्प है अमेरिका। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह पद 3 सितारा जनरल के पद के बराबर है, 3 स्टार। इसे जुलाई 2020 में बनाया गया था। वह अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे। वह अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन को भी निर्देशित करेंगे। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में कोविड-19 टीकाकरण अभियानों के लिए किस देश ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? हमारे पास 4 विकल्प हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा इसका। तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम ने विकासशील देशों में कोविड-19 टीकाकरण अभियानों को फंड देने के लिए वैश्विक दाताओं से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। इसका लक्ष्य 92 विकासशील देशों में 1 अरब कोरोना वायरस टीकों का वितरण करना है। बिम्स्टेक के नए महासचिव तेनजिंग लेकफेल किस देश से हैं? हमारे पास 4 विकल्प हैं, सही का चुनाव करते हैं। भूटान के, म्यांमार के, थाईलैंड के या फिर इंडोनेशिया के।
चलिए बढ़ते हैं सही विकल्प की ओर, देखते हैं क्या सही है, इसकी व्याख्या भी। तो भूटान यहाँ सही विकल्प है। तेनजिन लेक्फेल बिम्स्टेक, जिसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नवनियुक्त महासचिव हैं। बिम्स्टेक 7 क्षेत्रीय देशों, जिनमें बांग्लादेश आता है, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, एक क्षेत्रीय संगठन है इन देशों का। यहां देखिए जो बिम्स्टेक कंट्री हैं उनका भारत के संदर्भ में दिखाया गया है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है नेपाल हो गया आपका, उसके बाद आसाम से और सिक्किम से लगता हुआ यहां भूटान हो गया, यह उसके नीचे आप बांग्लादेश देख सकते हैं, बिहार से लगता हुआ, तो सॉरी वेस्ट बंगाल से लगता हुआ, उसके बाद यहां म्यांमार आप देख सकते हैं, यह रहा थाईलैंड और यह रहा श्रीलंका। तो यह बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं उनकी अवस्थिति है। अगर थोड़ा सा और डिटेल के बारे में जानना चाहें तो बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसमें 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त नाम बिस्टेक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। यहाँ पे एम देखिए एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 97 में यह बदला गया। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। इसका विस्तार देखा गया इसमें। तो यह हमने थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में डिटेल जानकारी ली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अल होल, जो अपने शरणार्थी शिविरों के लिए खबरों में था, किस देश का एक शहर है? यहां पे 4 विकल्प हैं, इजराइल, सीरिया, चीन और चिली। सही विकल्प का चुनाव करिए। सही विकल्प है सीरिया। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रमुख ने देशों से अल होल में एक विशाल शिविर में फंसे बच्चों को वापस लाने का आग्रह किया है। इन 27,000 बच्चों में से कई इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बच्चे हैं। अल होल कैंप उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित शरणार्थियों और विस्थापितों के लिए देश का सबसे बड़ा कैंप है। तो यह चर्चा में है, प्रश्न पूछा जा सकता है। हम थोड़ा सा सीरिया के बारे में देखेंगे। यह रहा हमारा विश्व का मैप, आप देख सकते हैं, और यह रहा हमारा प्यारा भारत। अगर यहां से हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो इधर पाकिस्तान पड़ेगा, उसके बाद आपका ईरान आएगा, फिर इराक आएगा, उसके बाद यहां आएगा सीरिया। इसको थोड़ा सा और क्लोजली देखते हैं हम, तो और क्लोज जाने पे यहां देखते हैं, यह रहा सीरिया। यह सीरिया देश है, आप देख सकते हैं। इससे लगा हुआ है लेबनान है, इजराइल है और जॉर्डन है। ठीक है, इधर तुर्की से भी सीमा साझा करता है। यहां पर आप अगर देख रहे हो तो यह एक जो अभी हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है, तो यहां की स्थिति देखा रही, यह भूमध्य सागर है। यहां इस तरफ यह मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, यह मेडिटेरेनियन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय। कौन सा राज्य शामिल करता है? सही विकल्प का आप चुनाव करिए। तो मिजोरम जो है वह एक लंबी सीमा साझा करता है। मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने केंद्र से म्यांमार से राजनीतिक शरणार्थियों को राजनीतिक शरण देने के लिए आग्रह किया। इससे पहले गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं है। और भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन
और उसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो यह यहाँ की राजनीतिक दुविधा है। आप उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर यह म्यांमार है और यहाँ पे एक रोहिंग्या शरणार्थी का बड़ा संकट है। आप देखेंगे तो इस स्थिति में यहाँ पे आपका मिजोरम पड़ रहा है, यह मिजोरम है और यहीं पर शरणार्थियों का संकट आया है। अब इधर से यहाँ एक रखाइन प्रांत है, म्यांमार में एक रखाइन प्रांत है जहां पर बौद्धों और मुस्लिमों के बीच कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मेनली वह एक बौद्धिस्ट कंट्री है। वहां पे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनके द्वारा एक जो वहां बौद्धिस्ट थे, उनकी किसी लड़की का बलात्कार किया जाता है और उसके बाद वहां पे ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि रोहिंग्याओं के खिलाफ एक विद्रोह भड़क उठता है और उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद वे भाग भाग के आसपास के देशों में, बांग्लादेश में, भारत में और आसपास के कंट्री में जहां भी उन्हें जगह मिल रहा है भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे जब आए तो मिजोरम की सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी कि आप ऐसा करिए। हालांकि भारत सरकार ने इस पे अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। क्यों? हमारे पास ही पर्याप्त संसाधन नहीं है और हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या इस समय होल्ड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोरा अल मातरोशी को किस देश द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? अमेरिका, भारत, यूएई या फिर ईरान? हमारे पास 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चुनाव करते हैं। सही विकल्प है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषित किया है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तौम, एक ही व्यक्ति का नाम है, ने नौरा अल मातरोशी को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया। प्राप्त हुए 4000 से अधिक आवेदनों में से 2 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान की गई है, यानी उन्हें सेलेक्ट किया गया है। दोनों अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में विशेष अंतरिक्ष प्रशिक्षण से गुजरेंगे। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय कहां स्थित है? 4 विकल्प हैं। रोम में स्थित है, पेरिस में स्थित है, जिनेवा में स्थित है या फिर न्यूयॉर्क में स्थित है। तो चलिए देखते हैं कहां पे है। तो यह जो है वीपो का कार्यालय जिनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने बौद्धिक संपदा की बढ़ती सामान्य समझ के उद्देश्य से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में नामित किया है। वीपो का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। थोड़ा सा वीपो के बारे में डिटेल देख लेते हैं। वीपो का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बौद्धिक संपदा में क्या आता है? जैसे आपने कोई नया इनोवेशन किया है, किसी प्रकार के नए ख्याल विचार हैं, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई लेख है, तो उस विचार की रक्षा के लिए कि कोई उस विचार को अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल न करने, क्योंकि उपज आपकी है, कोई यूं ही इस्तेमाल कर ले, तो उसके संरक्षण का काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 26 अंतरराष्ट्रीय संधियां आती हैं इसके अंतर्गत। वीपो का मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अभी 191 देश इसमें सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली शी और न्यू शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। फिलिस्तीन को इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। लगभग 250 एनजीओ और अंतर सरकारी संगठन इसकी बैठक में बतौर आधिकारिक पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना था। हाल ही में आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल को किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया?
नाम से मिनिस्टेरियल लग रहा है तो मिनिस्टरों का काम होगा इसमें। जर्मनी और फ्रांस, आइसलैंड और जापान, इटली और फ्रांस, या फिर जापान और भारत। आइसलैंड और जापान। भारत ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है, जो आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है। पहले दो बैठकें ASM 1, ASM 2 क्रमशः 2016 में और दो अमेरिका में आयोजित हुई, जबकि 2018 में जर्मनी में आयोजित हुई दूसरी। आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से ASM 3 एशिया में पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। भारत को 12 अन्य देशों के साथ आर्कटिक परिषद में ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? यहां पे 4 विकल्प हैं, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है, फटाफट बताइए। सही विकल्प है न्यूजीलैंड। तो यहां पे क्रिस्ट चर्च कॉल द एक्शन समिट या क्रिस्ट चर्च कॉल न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा अर्डन द्वारा 2019 में फ्रांस में शुरू किया गया। यह एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन है, क्राइस्ट चर्च मस्जिद में गोलाबारी के बाद आयोजित किया गया था। वैश्विक नेताओं, तकनीकी कंपनियों ने ऑनलाइन आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को समाप्त करने का संकल्प लिया था। हाल ही में इस वैश्विक पहल की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए PM अर्डर्न ने एक आभासी शिखर सम्मेलन, वर्चुअल जो है समिट को संबोधित किया। यहाँ पे न्यूजीलैंड की कंडीशन देखने की आवश्यक है। यह इधर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे इंडियन ओशन पड़ेगा, ठीक है, यह इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। इधर आएंगे तो आप पैसिफिक ओशन पड़ेगा, ठीक है, यह पैसिफिक ओशन है। और यहां आएंगे तो यह रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और ये सारे देश मिल के ओशनिया कहे जाते हैं, ठीक है, इन सारे देशों को ओशनियाई कंट्री कहा जाता है। अब यहां पे आप अगर नीचे आएंगे तो यह रहा न्यूजीलैंड, ठीक है, यह रहा न्यूजीलैंड। सैक्सिंग डुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए, सैक्रिफिशियल पिट्स खोजे गए हैं। यह किस देश में स्थित हैं? जापान में, चीन, वियतनाम या उत्तर कोरिया? सही विकल्प क्या है? चीन में। पुरातत्वविदों ने हाल ही में सैक्सिंग डुई में 6 बलि के गड्ढों, सैक्रिफिशियल पिट्स की खोज की। कहा जाता है इन गड्ढों में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियां हैं। सैक्सिंग डुई एक प्राचीन चीनी शहर है जो बीजिंग से लगभग 1500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह कलाकृतियां लगभग 3000 साल पहले की हैं, जब चीन के इस हिस्से पर शू साम्राज्य का शासन था। अगला प्रश्न है, किस देश ने कानूनी रूप से पाब्लो एस्कोबार के कोकीन हिप्पो को लोगों के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर डेनमार्क? सही विकल्प है अमेरिका। पाब्लो एस्कोबार ने कोकीन हिप्पो पहले गैर मानव प्राणी बन गए जिन्हें अमेरिकी अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लोगों के रूप में माना गया है। यह कोकून हिप्पो को मारे जाने से बचाने के उपाय के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2009 के बाद से कोलंबिया में इन दरियाई घोड़ों को मारने के प्रस्ताव आए हैं, यह हवाला देते हुए कि वे एक आक्रामक प्रजाति हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने अपना पहला पासपोर्ट एक्स जेंडर के साथ जारी किया है? किसने जारी किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी या फिर भारत? सही विकल्प है अमेरिका। अमेरिका ने अपना पहला पासपोर्ट एक्स जेंडर के साथ जारी किया है। अमेरिका अगले साल की शुरुआत में नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स और लिंग गैर अनुरूपता वाले लोगों को भी विकल्प प्रदान करेगा। वही जो हमारे यहाँ थर्ड जेंडर है उसी को इन्होंने एक्स जेंडर बोला है। इसे उन लोगों के अधिकारों की मान्यता में एक मील का पत्थर माना जा रहा है जो पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? किसने? 4 विकल्प हैं, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे। देखते हैं क्या है इसमें सही। फिनलैंड। फिनलैंड ने हाल ही में फ्यूचर मेड इन फिनलैंड अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2023 तक देश में अध्ययन,
काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है? भारत, रूस, यहां पे कोई और देश हो सकता है, 2 बार रूस आ गया है। ठीक है, तो सही विकल्प यहां क्या होगा? चीन है फिलहाल। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून में संशोधन के मसौदे की घोषणा की। कार्यस्थल पर और घर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह 3 दशक पुराना कानून है। इस प्रस्ताव के तहत नियोक्ताओं को नौकरी के विज्ञापनों में लिंग वरीयता बताने या महिला आवेदकों से उनकी वैवाहिक और गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पूछने पर प्रतिबंध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किरिबाती, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस महाद्वीप में स्थित है? यहां पे 4 विकल्प हैं, एशिया में, यूरोप में, ओशनिया में या फिर अफ्रीका में। अभी भी मैंने ओशनिया की चर्चा की है, अगर आपको याद होगा। चलिए देखते हैं। किरिबाती दुनिया के सबसे अलग द्वीपों में से एक है। यह ओशनिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4800 किलोमीटर दूर है। पिछले हफ्ते तक किरिबाती में सिर्फ 2 कोविड मामले दर्ज किए गए थे। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के यात्रियों कोविड सकारात्मक आने के बाद देश ने अपना पहला लॉकडाउन लागू किया है। यह प्रश्न काफी पुराना हो चुका है, गलती से इसमें शामिल कर दिया गया है। फिलहाल हमारे लिए जरूरी है जानना किरिबाती। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस स्थान पर किरिबाती द्वीप है, यह किरिबाती द्वीप समूह है। यहाँ पे यह जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन जगहों पे यहां कहीं किरिबाती, इसमें दिखाया नहीं गया है किरिबाती को, क्योंकि इतने छोटे हैं कि इन्हें शो करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे तुलुवु देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे किरिबाती है। हाल ही में खबरों में रहा, स्ट्रोटियम किस देश का हैकिंग ग्रुप है? अमेरिका, रूस, इजराइल या फिर चीन? चलिए सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प रूस है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने स्ट्रोटियम नामक रूसी हैकिंग समूह से साइबर हमलों को बाधित कर दिया। इस हैकिंग समूह ने यूक्रेन की फर्मों, मीडिया कंपनियों, सरकारी निकायों और अमेरिका और यूरोपीय संघ के थिंक टैंकों को निशाना बनाया है। किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा है? अमेरिका, यूके, चीन और रूस। सही विकल्प क्या है? चीन ने। यही देखिए कमाल की बात है कि बिल्ली खुद जो है रखवारी का जिम्मा उठाना चाहती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड ग्रुपिंग का मुकाबला करना है। अब देखिए अमेरिका और क्वाड में कौन है, देखिए ध्यान से। और चीन से ही इनको खतरा है। चीन बेवजह आक्रमण करता रहता है, हर क्षेत्र में अपना दावा दिखाता रहता है, दबदबा दिखाता रहता है। इसके अलावा अपने ऋण जाल की वजह से, डेट जो है ट्रैप की वजह से बहुत सारे देशों की स्वतंत्रता का जो है कहा जाए तो स्वतंत्रता उनकी समाप्त कर रहा है। और यही देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने चीन में बोआओ फोरम में बोलते हुए इस पहल का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, क्रिकेट कूटनीति के एक भाग के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट देखा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या फ्रांस? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी और श्री अल्बनीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों देशों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच का पहले दिन का काम या खेल देखा। अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को चीन और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। इतना तो आपको पता होगा कि सारे के सारे भारतीय राज्य हैं। तो यह अरुणाचल प्रदेश। द्विदलीय सीनेट के प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में देखता है और यह बहुत बड़ी बात है। मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। इस रेखा का प्रस्ताव हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला सम्मेलन में दिया था। हालांकि चाइना इसे नहीं मानता। विश्व बैंक ने किस देश के लिए दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। किसके साथ शुरू की है? बांग्लादेश के साथ। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ $358 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता दक्षिण एशिया में विश्व बैंक की पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट कितने सदस्य देशों वाला एक क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय है? सही विकल्प क्या है? 6, 8, 10 या 20? कमेंट करके बताइए फटाफट। आगे देखते हैं। सही विकल्प है 8। विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण एक क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय है। इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान और युगांडा। हाल ही में IGAD क्लाइमेट प्रेडिक्शन एंड एप्लीकेशन सेंट्रल द्वारा जारी की गई थी। रफा सीमा पारगमन या राफा कहीं मिलेगा, जो समाचारों में देखा गया किन देशों के बीच एक विशेष सीमा पार करने वाला बिंदु है। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इसको आपको। इजराइल और गाजा, मिस्र और गाजा, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। देखते हैं मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसे अरबी में माबार रफा के नाम से जाना जाता है, मिस्र और गाजा पट्टी के बीच विशेष क्रॉसिंग पॉइंट के रूप में कार्य करता है। यह वर्तमान में एकमात्र बिंदु है जो इजराइल द्वारा नियंत्रित नहीं है, जहां नागरिक जमीन के रास्ते गाजा में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। यहां पर देखिए, यह रहा इजराइल और यह रहा आपका मिस्र, इजिप्ट। यहां पर है कहीं राफा बॉर्डर, तो यहां के से होते हुए ये मिस्र वगैरह में आ सकते हैं। अगर आप इस युद्ध को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, बिना किसी पक्षपात के या फिर बिना किसी एक का पक्ष लिए हुए, तो आपने एक चीज नजर नोटिस किया होगा, यहां पर बात इस्लाम की आती है तो चारों तरफ से इजराइल इस्लाम से घिरा हुआ है। गाजा के लोगों को कोई भी देश अपने यहां लेने को तैयार नहीं है, कोई भी देश अपने यहां शरण देने को तैयार नहीं है। ये कमाल की बात है, ठीक है। जबकि बाहर से ही ये लोग खूब चिल्ला रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए साखारोव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्षमा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? किसके द्वारा? यूरोपियन संघ के द्वारा। महसा अमीनी 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला थी, जिनकी पुलिस हिरासत में मौत ने ईरान में महिलाओं के अधिकारों के विरोध की लहर पैदा कर दी। उन्हें यूरोपियन संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमीनी को ईरान के महिला जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ, जो उनकी मृत्यु के बाद एक महीने तक सड़क पर विरोध अभियान में उभरा, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संघ का मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभियान के अनुसार फाइजर और बायोनटेक वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 10 से 14 दिन, 15 से 18 दिन, 18 से 24 दिन या 21 से 28 दिन? देखते हैं, तो 21 से 28 दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीकाकरण पर विशेषज्ञों के रणनीति सलाहकार स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसे सैग कहा जाता है, अनुसार फाइजर और बायोटेक वैक्सीन की 2 खुराक 21 से 28 दिनों की अवधि के भीतर दिलाई जानी चाहिए। देखते हैं थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, यानी कि WTO के बारे में होता। लगातार बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है, जुबान लड़खड़ा जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग संभाल लीजिएगा, सामने तो चीजें लिखी हुई हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा,
स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। डब्ल्यूएचओ साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। डब्ल्यूएचओ ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत 12 जनवरी 1948 को डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप कहीं की भी परीक्षा यूपीएससी तक की देंगे तो यहां तक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अलास्का के आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव स्थल में तेल और गैस लीज पर देने के फैसले पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? कनाडा, यूके, अमेरिका, आयरलैंड। तो बात अलास्का की हो रही है तो आयरलैंड का कोई वहां औचित्य नहीं है, यूके का कोई नहीं है, तो बच्चे अमेरिका, कनाडा। तो अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। देखते हैं क्या सही विकल्प है अमेरिका। जो बाइडेन के नेतृत्व में नए अमेरिकी प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में अस्थायी रूप से तेल और गैस लीज पर देने को रोकने की योजना की घोषणा की। ट्रंप की अध्यक्षता वाले पूर्ववर्ती प्रशासन ने इस क्षेत्र में लीज जारी की थी, जिन्हें स्थानीय गिविन लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। कौन सा संगठन कोविड-19 ऑक्सीजन इमरजेंसी टास्क फोर्स लॉन्च करेगा? यूनिसेफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स या फिर डब्ल्यूएचओ? देखते हैं। तो यह डब्ल्यूएचओ का कार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में एक संघ ने एक कोविड-19 ऑक्सीजन इमरजेंसी टास्क फोर्स शुरू करने का निर्णय लिया। डब्ल्यूएचओ इस प्रस्ताव टास्क फोर्स के तहत दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? अभी हमने देखा मिजोरम में, रिपीट हो गया प्रश्न। कौन सा देश गंभीर सूखे की चपेट में आने के बाद 1 मिलियन घरों के लिए पानी की राशनिंग करेगा, पानी की सप्लाई करेगा? चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान या फिर थाईलैंड? चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या है, ताइवान। भयंकर सूखे की चपेट में आने के बाद ताइवान ने 1 मिलियन से अधिक घरों के लिए पानी का नियंत्रित वितरण करने वाला निर्णय लिया है। ताइवान आधी सदी से भी अधिक समय से अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। आप ताइवान की लोकेशन देखना चाहेंगे क्योंकि ताइवान एक देश के रूप में आज की वैश्विक राजनीति में भले चर्चा में ना हो, लेकिन आने वाले 2 से 4 सालों में ताइवान चर्चा में रहने वाला है। भारत के साथ संबंधों को लेकर अक्सर यह चर्चा में रहता है। हमारे साथ ताइवान के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, सामान्य है। इसके बावजूद अभी कुछ दिनों पहले ही कि यहाँ के एक जो है काउंसलर थे या कहा जाए राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने यह कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में अब इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसके लिए अपनी पॉलिसी बदलने की आवश्यकता है। यह रहा हमारा प्यारा भारत। और जब हम इससे पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो पूरब तरफ हमें चाइना मिलता है। इधर हम इसे पैसिफिक ओशन ही कहेंगे, ठीक है, पैसिफिक ओशन है और इसी में एक देश पड़ता है। थोड़ा और क्लोज देखेंगे हम इसको, चलिए देखते हैं। यह रहा हमारा चीन, ठीक है, चीन हमारा ही था कभी, यही हम कहेंगे, हालांकि वास्तविकता नहीं है, मजाक कर रहा हूं। यहां से जब हम बढ़ते हैं भारत से तो बंगाल खाड़ी से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से बढ़ते बढ़ते मलेशिया के पास से होते हुए यहां आते हैं। यह रहा प्रशांत महासागर। यह रहा जापान, जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध है। यह रहा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। वियतनाम के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, कोई खास दिक्कत नहीं है। यह रहा ताइवान। ताइवान इसलिए, ताइवान इसे वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा बताता है। वो कहता है यह ताइवान जो है चाइना है, जबकि जो चाइना की पुरानी पार्टी थी वह यहां पे आई थी, असली चाइना यही थी और उन्हें भगा दिया गया तो आके यहां पे ताइवान पे शरण लिया। पहले इसे फार्मोसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, बंगबंधु बापू संग्रहालय किस देश में स्थित है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका में? चलिए देखते हैं।
सही विकल्प बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में राष्ट्रीय दिवस समारोह के एक भाग के रूप में बांग्लादेश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बांग्लादेश के अपने समकक्ष के साथ मिलकर बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, इसराइल, ईरान या फिर संयुक्त अरब अमीरात में? सही विकल्प देखते हैं ईरान में। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी जिसे एनआईओसी कहा जाता है में ईरान में स्थित फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपर्स ग्रुप के साथ 1.78 बिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के पास इस ब्लॉक में 40% भागीदारी हित है, जिसमें पहली बार ओएनजीसी के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा गैस की खोज की गई थी। इसने अब ईरान में गैस क्षेत्र के विकास अधिकार ईरानी पेट्रोपर्स समूह के हाथों खो दिया है। यहां पे हमें ईरान देखना जरूरी है, तो यह हम अपने प्यारे भारत के संदर्भ में ही हमेशा देखेंगे। हमारा प्यारा भारत रहा। जब हम इससे पश्चिम की दिशा में बढ़ते हैं तो पहले यहां पर पाकिस्तान मिलेगा, उसके बाद हमारे यहां ईरान देखने को मिल रहा है। जब चाइना के द्वारा पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर बंदरगाह जिसे कहा जाता है, इसको डेवलप किया जा रहा है, तो हमने ईरान में एक बंदरगाह डेवलप करने का जिम्मा उठाया, जिससे कि हम ग्वादर बंदरगाह को उसके से काउंटर कर सके। कमेंट करके आप बताइए ईरान के इस बंदरगाह का पोर्ट का नाम क्या है, जिसके माध्यम से हमने कल्पना की थी कि यहां से होते हुए डेलाराम वगैरह से होते हुए हम अफगानिस्तान में प्रवेश करेंगे। इस तरह से हम एक लंबी परियोजना पर काम कर रहे थे। हालांकि यह पोर्ट अब इस समय ऑपरेटिंग हो चुका है, भारत संचालन कर रहा है। यहां पे आप और करीब से देख सकते हैं तो यह ईरान की लोकेशन है, और यहां पर हमने एक पोर्ट अगर आप देख पा रहे हैं, यह रहा पाकिस्तान, यहां ग्वादर बंदरगाह था बिल्कुल भारत के करीब, और यहां हमने वो बंदरगाह को ले लिया ईरान में, यहां डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद हमने प्लानिंग किया था कि इसके थ्रू होते होते हम जो है यूरोप की कंट्री में प्रवेश कर सकते हैं। उसके अलावा यहां से हम बाकी भी देशों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, तो अफगानिस्तान से होते हुए इधर होते हुए हम रूस तक जा सकते थे। हालांकि ये परियोजना कितनी आगे चलेगी पता नहीं, लेकिन यह एक उनकी कहा जाए तो बहुत करीबी से लोकेशन है। क्या है ओएनजीसी? बात ओएनजीसी की आती है तो थोड़ा सा देखना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल और गैस प्रभाग के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया था। 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया। तदुपरांत इसे वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। अपने अस्तित्व के 56 वर्षों से भी अधिक समय में ओएनजीसी ने भारत के ऊर्जा सपनों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक लक्ष्य पार किए। इन वर्षों में ओएनजीसी की यात्रा विश्वास, साहस, प्रतिबद्धता की कहानी रही है। किस देश ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। यहां पे 4 विकल्प, सही विकल्प का चयन करिए। तो जापान यहां सही विकल्प है। देखते हैं, जापान सरकार ने कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन देने की घोषणा की। कोवैक्स प्रोग्राम को गावी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक पेपर प्री गावी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और डब्ल्यूएचओ द्वारा बढ़ावा दिया गया। यह एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य सभी देशों द्वारा उनकी आय के स्तर की परवाह किए बिना टीकों तक समान पहुंच प्रदान करना है। ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने को औपचारिक रूप देने के लिए किस देश ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया? किसने किया? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। चलिए सही विकल्प देखते हैं कौन सा है। रूस है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया जो ओपन स्काई संधि से रूस के बाहर निकलने को औपचारिक बनाता है। इस संधि पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2002 में लागू हुई थी।
यह संधि देशों को अन्य एक दूसरे के पूरे क्षेत्र में शॉर्ट नोटिस निहत्थे निगरानी उड़ानें संचालित करने की अनुमति देती है। यह सदस्य देश सदस्यों को एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्र करने की भी अनुमति देती है। अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल लॉन्च किया है? इटली जापान, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, न्यूजीलैंड, जर्मन और दक्षिण कोरिया। किसके साथ? सही विकल्प है इटली और जापान। भारत, इटली और जापान ने एक आभासी बैठक के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस त्रिपक्षीय का उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है जो सभी की सहमति पर आधारित है, न कि कुछ की शक्ति पर। मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? डॉक्टर मथुराज एस, डॉक्टर राममूर्ति चौहान, सुराज पाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? डॉक्टर मथुराज एस। इसरो के राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथुराज एस मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च नगद पुरस्कार है, और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पावर्ड डिसेंट प्रक्षेप पथ को डिजाइन किया। यह पुरस्कार गोवा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। सही विकल्प का चुनाव करिए। सही विकल्प क्या है? हाल ही में भारत ने वर्चुअल प्रारूप में वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट की मेजबानी की। यह पहला शिखर सम्मेलन 12 से 13 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग पहली बार 1969 में एक वामपंथी अमेरिकी लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल आगलेस्की द्वारा किया गया, जिसने बाद के दशकों में लोकप्रियता हासिल की। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? कौन सा है वर्ष का शब्द? हेलुसिनेट, वेननिकन, जीआई जीन या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहां पे कौन सा होगा? सही विकल्प का चुनाव करिए कोई एक का। तो यहां पर सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है? हाल ही में कैम्ब्रिज हेलुसिनेट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी टीम ने हेलुसिनेट को वर्ष 2023 के अपने शब्द के रूप में चुना, क्योंकि उसने माना कि नया अर्थ इस बात का मूल है कि लोग एआई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने शब्दकोश में नई एआई संबंधित परिभाषाएं जोड़ी, जिनमें बड़े भाषा मॉडल, जनरेटिव एआई और जीपीटी शामिल है। कई मौजूदा शब्द जैसे मति भ्रम इस वर्ष अतिरिक्त एआई संबंधित अर्थ अपनाए हैं। अगला हमारा है, यहां पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सीडीसी डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे कौन से टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं। यहां पे देखते हैं हमारे पास कौन सा विकल्प यहां सही है। खसरा, पोलियो, रेबीज या कोविड-19। तो सही विकल्प क्या है इसमें? खसरा यहां का सही विकल्प है। 2022 में भारत में अनुमानित 11 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली महत्वपूर्ण खुराक लेने से चूक गए हैं। सीडीसी डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 37 देशों में शामिल है जहां 2022 में बड़े या विघटनकारी प्रकोप देखे गए। लगभग 40,967 खसरे के मामले दर्ज किए गए हैं। यह भारत को उन 10 देशों में शामिल करता है जहां ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है जिन्हें पहला टीका नहीं मिला है। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा खसरा के बारे में डिटेल देख लेते हैं। खसरा रोग रूबेला वायरस के कारण होने वाला एक वायरल संक्रमण है। दुनिया की सबसे संक्रामक बीमारियों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को खसरा है तो 90% संभावना है कि उस व्यक्ति के करीबी लोग भी संक्रमित हो जाएंगे यदि वे प्रतिरक्षित नहीं है। खसरे से संक्रमित लोगों को नाक बहना,
खांसी, लाल आंखें, तेज बुखार आदि का अनुभव होता है। यह लक्षण वायरस के संपर्क में आने के लगभग 8 से 12 दिनों के बाद देखे जा सकते हैं। खसरे के लक्षण 104 फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश। शुरुआती लक्षणों 2 से 3 दिन बाद मुंह में सफेद धब्बे, लाल चकत्ता जो सिर से नीचे की ओर फैलता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, थकान, बेचैनी आदि देखी जाती है। तो यह खसरा का एक लक्षण हुआ। आगे देखते हैं, एक्सोमार्क ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? ईएसई, ईएसए से, जीई से, रॉसकॉस्मोस से या इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित देखते हैं। ईएसए से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के रात्रि आकाश में एक हल्की हरी चमक का पता लगाया है जिसे हमारी मानवीय आंखों से देखा जा सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमार्क ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में प्रकाश से भरे मंगल ग्रह के रात के आकाश को देखा। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश इतना उज्जवल है कि यदि रात का आकाश बादलों से मुक्त हो तो मानव खोजकर्ताओं की इसे देखने की संभावना है। मंगल ग्रह पर तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे पानी की उपस्थिति का पता लग सकता है, यानी कि मंगल ग्रह पर पानी है, ऐसा इनका मानना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से सूर्य से बढ़ते क्रम में आप देखेंगे तो यहां पे बुध देखेंगे, फिर शुक्र देखेंगे, फिर पृथ्वी देखेंगे, फिर मंगल देखेंगे। तो यह जो यहां बेल्ट देख रहे हैं, क्षुद्र ग्रह पेटिका एक तरह से यह बेल्ट है और यह क्या करता है, यह आंतरिक और बाह्य ग्रहों में डिवाइड करता है हमारे सौरमंडल को। जो इसके अंदर ग्रह हैं ये सारे पार्थिव ग्रह हैं, यानी कि पत्थर से बने ग्रह हैं, लेकिन जो इसके बाहर हैं ये सारी गैसीय ग्रह हैं, यानी कि ये सभी गैस से बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे बाहर के ग्रह। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि जो सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो जो कचरा बच गया, जो किसी प्रकार का ग्रह या किसी प्रकार का चंद्रमा नहीं बन पाया, उसके द्वारा छूटे हुए ये जो मलबा था यह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। इस क्रम में एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है इसे। कभी कभी इन्हीं में से कुछ एस्टेरॉयड भटक के पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जल के गिर जाते हैं। और यह एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जो बिल्कुल बाहर है सौरमंडल के। आप देख सकते हैं यहां पर इसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है और माना जाता है कि इसके बाहर तापमान बहुत कम है। ठीक है, तो यह एक सौरमंडल का सामान्य सा दृश्य है, आप देख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। श्रीलंका। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण पुणे में शुरू हुआ। भारतीय दल में 120 कर्मी हैं, जिसमें मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट को सैनिक शामिल हैं। श्रीलंका की ओर से 53 इन्फेंट्री डिवीजन के कर्मी भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के 15 और श्रीलंकाई वायुसेना के 5 व्यक्ति भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है? 2023 तक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। चीन, फ्रांस, भारत या अमेरिका? चलिए देखते हैं। सही विकल्प यहां पे देखते हैं। सॉरी, अमेरिका नहीं था, ये पाकिस्तान है, मैंने अमेरिका किया। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे? सही विकल्प है चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक समझौते का अनावरण किया। यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जलवायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता और चीन, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक का खिताब रखता है, शामिल है। संयुक्त रूप से वे वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 38% के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन, अनुकूलन, नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी करता है? एएफओ, यूएनओ, आईएमएफ
और WTO। कौन जारी करता है? सही विकल्प का चयन करिए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट है, AFO द्वारा जारी किया जाता है। शीर्षक क्या है? रेत और धूल भरी आंधियां, कृषि में शमन, अनुकूलन, नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक मार्गदर्शिका। रेत और धूल भरी आंधियां कृषि में 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती हैं। रेत और धूल भरी आंधियां मौसम संबंधी घटनाएं हैं जिनमें शक्तिशाली अशांत हवाएं शामिल हैं जो कई छोटे कणों को महत्वपूर्ण ऊंचाई तक उठाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? अकेलापन, अवसाद, मोटापा या मधुमेह? यह एक बड़ी गंभीर समस्या है आज के विश्व की, आज के समय की। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अकेलापन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर अकेलेपन को एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता दी है। इस व्यापक मुद्दे से निपटने के लिए कई प्रयास शुरू किए गए हैं। WHO ने समस्या के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है जिसमें नेतृत्व की भूमिका अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति और अफ्रीकी संघ आयोग में युवा दूत चीडो मम्पेम्बा ने संभाली है। अगला प्रश्न है, जोरावर लाइट टैंक परियोजना DRDO और किस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है? लार्सन एंड टुब्रो, BRO, अदानी ग्रुप समूह, अदानी समूह या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। आपने सही विकल्प उम्मीद करता हूं चुन लिया होगा। यह रहा जो है, आप यहां पे देख सकते हैं, वह लाइट टैंक जोरावर है। और इसको क्यों बनाया गया, इसकी क्या जरूरत थी, आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आप इसकी तस्वीर देख लीजिए यहाँ पर। हालांकि हमारे पास अर्जुन टैंक, T90 वगैरह तमाम टैंक हैं, इसके बावजूद हमने इसे बनाया। भारतीय अधिकारियों ने पूरे जोरावर लाइट टैंक परियोजना के लिए अमेरिकी कमिंस इंजन के उपयोग बनाए रखने का विकल्प चुना है। मूल रूप से इस परियोजना का उद्देश्य एक जर्मन इंजन को शामिल करना था। जब परियोजना शुरू की गई थी तो इस टैंक में जर्मन इंजन लगना था, लेकिन जर्मन निर्यात नियंत्रण मंजूरी, जिसमें BAFA मंजूरी के रूप में जाना जाता है, कि कमी के कारण देरी का सामना करना पड़ा है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इंजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हमने यह निर्णय लिया कि अमेरिकी इंजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि अमेरिका से लिए हुए इंजन के साथ इस टैंक को बनाया जाएगा। जोरावर लाइट टैंक DRDO और वाणिज्यिक कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के बीच एक सहकारी पहल है। इसलिए इस बनाया रहा है क्योंकि जो चीन और भारत की सीमा की अगर हम बात करें तो वह ऐसे टेरेन पे स्थित है, ऐसे वहां पे भू आकृतियां हैं जहां पे बहुत हैवी वेट के जो कहा जाए तो टैंक हैं हमारे, वे वहां पे ऑपरेशनल नहीं रह सकते हैं। उनकी सामान्यतः जो उनका वजन है वह 70 से लेकर 90 टन के आसपास है, लेकिन यह जो जोरावर है इसकी जो वजन है यह मात्र 25 टन के आसपास है। तो इसलिए जो इसकी कन्वीनियंस है, इसको जो ले जाने ले आने या वहां इसको चलाने की इसकी क्षमता है वह बाकी टैंकों से ज्यादा है, इसलिए इस टैंक को बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एन शंकरैया जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? राजनीति, चिकित्सा, शिक्षा या समाज सेवा? सही विकल्प है राजनीति। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य, साथ ही वामपंथी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पहली बार 1940 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। तमिलनाडु में एक प्रमुख आयोजक बन गए। 1944 में पार्टी के मदुरई जिला सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अगली खबर है, खबरों में देखा स्टॉप गैप खर्च बिल किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत? सही विकल्प आपने चुन लिया होगा। देखते हैं, अमेरिका संबंधित है। 14 नवंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने छुट्टियों के मौसम के दौरान सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए एक अस्थायी व्यय विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक सीनेट में जाएगा। इसके पारित होने पर इसे राष्ट्रपति बिडेन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकारी फंडिंग 17 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। स्टाफ गैप फंडिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे यहाँ बजट होता है तो एक निश्चित समय के लिए बजट प्रस्तावित किया जाता है। अब आने वाले समय में अमेरिका वगैरह क्षेत्रों में भयंकर सर्दियां पड़ती हैं। इस दौरान सामान्यतः कार्यालय बंद किए जाते हैं।
जो जिनके बंद करने से काम चल सकता है। ऐसी परिस्थिति में उनके खर्च के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं, जिससे कि स्टाफ घर से भी काम कर सकें, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकें, तो उन्हें तो सैलरी तो चाहिए ही। तो उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? WMO, WHO, UNO या इनमें से कोई नहीं। 19वें वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता अभूतपूर्व स्तर पहुंच गई। इससे वृद्धि की प्रवृत्ति के रुकने का कोई संकेत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया, पिछले वर्ष जलवायु वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 3 प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब बात करते हैं ग्रीन हाउस की, ग्रीन हाउस शब्द से बारे में समझते हैं, ग्रीन हाउस की संकल्पना समझते हैं क्या है, तो ये चीजें अच्छे से समझ आएगी। ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जा सकता है। सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म रखती हैं। अंदर फंसी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, ग्रीन हाउस को गर्म रखती है। हरा घर जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल में भी यही स्थिति है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे एक बॉक्स है, शीशे का बॉक्स है, इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जब इसमें सूर्य की रोशनी आती है तो यह रोशनी ट्रैप हो जाती है, आती तो है लेकिन निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से अंदर का तापमान इतना बना रहता है जो पौधों के जीवन के लिए अनुकूल हो। अब यही स्थिति पृथ्वी की है। पृथ्वी एक वायुमंडल से ढका हुआ है, पृथ्वी का वायुमंडल इस तरह से कवर किए हुए। सूर्य की किरणें आती तो हैं लेकिन ये वापस नहीं जा पाती सारी, ठीक है, कुछ यहां पे रुक जाती हैं गैसों की वजह से। ये गैसें पृथ्वी पर एक सामान्य तापमान जिसे 15 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, इसे बनाए रखने में सहायक होती हैं गैसें। लेकिन अगर ये गैसें, चूंकि कुछ हद तक ही वापस चला जाता है अंतरिक्ष में, कुछ ही यहां रह जाता है, इसे ऊष्मा बजट कहा जाता है, आप इसे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कभी। लेकिन जब इन गैसों की वजह से पृथ्वी के अंदर का सामान्य तापमान, जो औसत तापमान है, वो बढ़ने लगे, तो यह जीवन के लिए अनुकूल व्यवस्था के बजाय यह जीवन के लिए प्रतिकूल अवस्था पैदा करने लगती है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। जिन गैसों की वजह से यह प्रक्रिया होती है, यानी कि जिनकी वजह से औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये आप समझ चुके होंगे। कौन सा देश रवांडा योजना से संबंधित है? यूके, यूएसए, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? चलिए देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू की गई रवांडा योजना का उद्देश्य शरण चाहने वालों को यूरोप से इंग्लैंड के दक्षिणी तटों तक, ध्यान रखिए, यूरोप से इंग्लैंड के दक्षिणी तटों के चैनल के पार 20 मील 32 मील की खतरनाक यात्रा करने से हतोत्साहित करना था। वहां पे तेज समुद्री धाराएं चलती हैं जिससे अक्सर नावें डूब जाती हैं। हालांकि यूपी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की सरकार की योजना अवैध थी, जिससे छोटी नावों के माध्यम से आगमन को रोकने के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रयासों को झटका लगा। शरणार्थी थे, अच्छे जीवन की तलाश में अफ्रीका से भाग भाग के यूरोप में घुस रहे हैं। यहां देखिए, अच्छी समझ में आएगा। आप यहां देख सकते हैं यूरोप है यहां पे, और इस यूरोप में यह ब्रिटेन है। रवांडा यहां कहीं देश, अभी नजदीक से दिखाऊंगा आपको। शरणार्थी बहुत सारे लोग यहां से भाग भाग के छोटी नावों के सहारे समुद्र में यहां घुसपैठ करते हैं, और वे क्या करते हैं, यूरोप के कई देशों में या ब्रिटेन के कई राज्यों में, स्टेट में घुस जाते हैं और वहां पे शरणार्थी के तौर पे रहने लगते हैं। क्योंकि यूएन शरणार्थी जो कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी कंट्री है ब्रिटेन, तो मजबूरी है उसको इनको रखना, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब यह उचित है अनुचित है, हमने आपको खबर बता दी, ये आप खुद डिसाइड करिए। रवांडा की लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भारत रहा, हमारा प्यारा भारत है, यहां से इंडियन ओशन है यहाँ पे पास में, इधर अटलांटिक ओशन है, यह रहा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे यहां पर, आप देख सकते हो इधर से भारत, ये भारत से हम आ रहे हैं इधर से, ठीक है। ये सेशल्स आइलैंड है, भारत के साथ अच्छे संबंध यहाँ के देश हैं। यह मेडागास्कर है आपका। बहुत लोग मॉरिशस नहीं जानते, तो यहाँ आप आज देख लीजिए, यह है मॉरिशस आपका, ठीक है।
यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो यहां आप आओगे तो यह जो युगांडा है, ये आप देख रहे हैं इस कलर में दिखा युगांडा, इधर केनिया, यह यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है, यहाँ बुरुंडी है और यहाँ पे यह छोटा सा देश है रवांडा। कभी यह यहाँ पर ब्रिटेन वगैरह फ्रांस तमाम देशों का राज्य हुआ करता था, आज स्वतंत्र देश के रूप में है। माउंट एटना जो खबरों में था किस देश से संबंधित है? इटली, इंडोनेशिया, भारत या इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं, इसका सही विकल्प इटली है। इटली में माउंट एटेना जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, पिछले वर्ष अपने विस्फोट के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। इस ज्वालामुखी गतिविधि का एक लंबा इतिहास है, जिसमें 1500 ईसा पूर्व के रिकॉर्ड किए गए विस्फोट हैं और अब तक कुल मिलाकर 200 से अधिक विस्फोट हुए हैं। यह माउंट एटना अगर आप देखेंगे, जैसे क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट, क्या होता है? पृथ्वी की जो सतह है, जो मेंटल है, ऊपर क्रस्ट होता है, नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे कोर होता है, 3 लेयर होती है मेन रूप से। और इन 3 लेयर में जो मेंटल है, जो नीचे वाला हिस्सा है मेंटल है, मेंटल का कुछ हिस्सा ये पिघली हुई चट्टानें होती हैं, ठीक है। ऊपर क्रस्ट होता है, मोटी परत होती है, और इसे तोड़कर जब यहाँ पे जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इन्हें मैग्मा कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अत्यधिक दाब की वजह से ये चट्टानों को तोड़ के जमीन पे आ जाता है। तो जब यह विस्फोट के द्वारा बाहर निकलता है, तो जब बाहर निकलता है तो इसे लावा कह दिया जाता है, पिघली हुई चट्टानें हैं। और विस्फोट की जो प्रक्रिया है, इसी को ज्वालामुखीता या ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। इटली का थोड़ा सा देख लेते हैं कहां पे स्थिति है। यह यूरोप है, आप देख सकते हैं यहां पर, यह रहा इटली देश, ठीक। यहां पर भूमध्य सागर है, भारत से पश्चिम की तरफ हम बढ़ेंगे तब यूरोप पहुंचते हैं, उसके बाद रेड सी से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं और भूमध्य सागर का एक कंट्री है, आप देख सकते हैं, यह यूरोप यहां से पहुंचा जा सकता है। आप और नजदीक से देख सकते हैं, यह रहा इटली, यहाँ क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ठीक है। यह माल्टा, यहाँ पे देखिए आप फ्रांस से भी सीमा बना रहा है, इधर ऑस्ट्रिया से बना रहा है सीमा, स्लोवानिया से भी बना रहा है। किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? नीरज चोपड़ा, प्रदीप जायसवाल, नवदीप कौर या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक नीरज चोपड़ा को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा भारतीय प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने गए 5 एथलीटों में से एक है। अंतिम सूची में अन्य पुरुष एथलीट यूएसए के रयान क्राउशर शॉटपुट, स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट, केनिया के केल्विन किप्टम मैराथन और यूएसए के नूह लायल्स हैं। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आईपीआरडी का मेजबान है? नई दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई या फिर गुजरात? देखते हैं, नई दिल्ली है। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में होने वाला है। कार्यक्रम गोवा मरीन टाइम कॉन्क्लेव 2023 के तुरंत बाद आता है, जो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था और गोवा में हुआ था। ओबीआई समावेशन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 117, 110, 80 या 98? सही विकल्प है 117। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट ओबीआई द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों की सूची में 117वें स्थान पर है। बांग्लादेश 106, इजराइल 115 जैसे छोटे देश भारत से बेहतर स्थिति में है। सूचकांक कई उपायों का उपयोग करके जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता और सामान्य जनसंख्या के संदर्भ में समावेशिता की जांच करता है। भारत धार्मिक समावेशन में अंतिम 129, लिंग में 101वें, विकलांगता में 108वें, नस्ल में 27वें, सामान्य जनसंख्या में 44वें, एलजीबीटीक्यू में 39वें स्थान पर था। न्यूजीलैंड लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। विजेंद्र नाथ गोस्वामी हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, पत्रकार, वैज्ञानिक या इतिहासकार? चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या है। वे एक इतिहासकार थे। प्रसिद्ध इतिहासकार आलोचक विजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया।
वह 90 वर्ष के थे। उन्होंने कला पर 27 किताबें लिखी थी। उनकी आखिरी किताब द इंडियन कैट, स्टोरीज, पेंटिंग्स, पोएट्री एंड प्रोवर्स थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नीति आयोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन या इनमें से दोनों? सही विकल्प का चयन करना है। ए, बी, सी दोनों, यानी कि यहां पर वर्ष 2022 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया। यह अवार्ड भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों को एक श्रद्धांजलि है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या जापान? सही विकल्प का चयन करिए। देखते हैं, सही विकल्प है यूएसए। भारत और यूएसए के बीच आयोजित किए जाने वाले विशेष सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार के 14वें संस्करण का आयोजन उमरोई, मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। इस एक्सरसाइज का पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इटली, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया? सही विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। नए एक्सेलरेटर के रूप में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन को लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? सही विकल्प क्या होगा इनमें से? गुजरात। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अरमान मलिक, आर माधवन, विक्की कौशल या वीर दास? देखते हैं सही विकल्प क्या है। वीर दास। अभिनेता कॉमिक वीर दास अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया। इस अवार्ड शो का आयोजन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किया गया। हाल ही में यूरोपियन देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडन, जेवियर बेटेल, केन मार्क्स या गाइल स्रोत? सही विकल्प क्या होगा हमारा? ल्यूक फ्रीडन। यूरोप देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व वित्त मंत्री ल्यूक फ्रीडन को चुना गया है। वहीं गाइल्स रोथ को देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। लग्जमबर्ग एक छोटा यूरोपीय देश है जो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी से घिरा हुआ है। मैं इससे पहले आपको मैप में चीजें दिखा चुका हूं। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 22 नवंबर? सही विकल्प है 21 नवंबर। मत्स्य पालन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 का थीम मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? रूमा पाल, सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी, आर भानुमति? सही विकल्प क्या है? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस फातिमा बीबी का 96 साल की उम्र में कोल्लम में निधन हो गया। वह देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। उन्होंने केरल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी।
उन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला जज बनकर इतिहास रचा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? शिमला, मनाली, धर्मशाला या सोलन? सही विकल्प शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जो एक डेटा भंडार है जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा होगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए एड टेक कंपनी कॉन्वेंजिनियस से हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, भारत या यूएसए? चलिए देखते हैं सही इसका क्या होगा विकल्प, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के पहले इसे एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा। 2 गीगावाट का यह एक अल धफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग यह 2 लाख घरों के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर के 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकास स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी का फैसला लिया है। इसके साथ साथ शहर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों, विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, युवराज सिंह या फिर गौतम गंभीर? सही विकल्प क्या होगा? गौतम गंभीर। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। केकेआर के पूर्व कप्तान गंभीर मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के साथ मिलकर काम करेंगे। गंभीर 2011 से 17 तक केकेआर के सदस्य थे और उन्होंने टीम को 2012 और 14 में खिताब भी दिलाया था। साथ ही उनकी टीम 2014 में चैंपियंस लीग T20 में उपविजेता भी रही थी। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासन नारायण, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास, मेघा कपूर या अजय सिन्हा को? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 20 नवंबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी के पास बैंकिंग क्षेत्र में 38 साल का अनुभव है। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? सही विकल्प है ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में नए भारत के लिए नई शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया। इसका आयोजन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया? किश्तवाड़, सांबा, बांदीपोरा या कुलगाम? सही विकल्प है किश्तवाड़। जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार के केसर की खेती और कटाई ऊंचे इलाकों में की जाती है। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है। यह किश्तवाड़ जिले की प्रमुख नगदी फसल है। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर या 24 नवंबर? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
भारत में राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में शुरू हुआ, जो रंगीन टेलीविजन की शुरुआत के साथ हुआ था। पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम कृषि दर्शन 1967 में शुरू हुआ था। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी? फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना, इटली। सही विकल्प क्या होगा? कनाडा। भारत ने लगभग 2 महीने बाद फिर से कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंक के निराधार आरोपों के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीजा सेवाओं पर रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न, ल्यूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस देश के बीच संयुक्त प्रयास है? जैक्सा, रॉसकॉस्मोस, नासा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए, जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? रॉसकॉस्मोस कहाँ के? नासा तो पता ही है। कमेंट करके बताइए फटाफट, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। ल्यूपॉक्स 350 किलोग्राम के रोवर के साथ 90 डिग्री लैंडिंग का प्रयास करने वाला चौथा चंद्रमा मिशन होगा। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापानी एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त प्रयास है। ल्यूपेक्स चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर रोवर उतारेगा, जिसे शायद ही कभी खोजा जाता है। रोवर लगभग 100 पृथ्वी दिन तक 1 किलोमीटर क्षेत्र का पता लगाएगा। ल्यूपेक्स का लक्ष्य सटीक लैंडिंग तकनीक के साथ चंद्रमा के 90 डिग्री क्षेत्र पर 350 किलोग्राम के बड़े रोवर को उतारना। चंद्रयान 3 में 30 किलो का रोवर शामिल था। यह बहुत बड़ा है उससे। अगला प्रश्न है, यूक्रेनी रक्षा उद्योग आधार सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। देखते हैं सही विकल्प क्या है। अमेरिका। अमेरिकी सरकार अगले महीने 2 दिवसीय यूक्रेनी रक्षा उद्योग की आधार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ना, यूक्रेन में सह उत्पादन और अन्य औद्योगिक सहयोग के अवसरों को पता लगाने के लिए दिसंबर में अमेरिकी और यूक्रेन उद्योग और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, बाकी 3 अभी बोनस प्रश्न है, देखते हैं। ढिल्लो उत्सव जो खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाएगा? गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़ या तमिलनाडु। सही विकल्प क्या होगा? गोवा। ढिल्लो गोवा के पश्चिमी घाट में मनाया जाने वाला एक पारिस्थितिकी नारीवादी त्योहार है। इस त्योहार का उत्साह कर्नाटक के जोईदा के जंगली गांवों में भी महसूस किया जाता है। ये गांव गोवा कुनबी समुदाय के सदस्यों के घर हैं, जिनके पूर्वज उत्पीड़न से बचने के लिए पुर्तगाली युग के दौरान जोईदा में चले गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस माह मनाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, बोनस प्रश्नों की शुरुआत हो गई। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर या सितंबर। सही विकल्प है नवंबर। विश्व विरासत सप्ताह हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। सप्ताह का उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों का जश्न मनाता है। भारत में यह त्योहार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। किस देश ने एपेक अनौपचारिक नेता संवाद की मेजबानी की? अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, इटली। सही विकल्प अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के लिए साझेदारी के निवेशक फोरम में भाग लिया। फोरम में आईपीएफ भागीदारी देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एपेक अनौपचारिक नेता संवाद में भाग लिया। यहां पर हमारी आज की वीडियो समाप्त हो रही है। मिलते हैं आपसे अब हम दिसंबर की करंट वीकली लेके। तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन तक अच्छी सामग्री नहीं पहुंच पाती है, तो प्लीज आप उनकी भी मदद करिए और मेरी भी मदद करिए। तो देखने के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।